हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आपका मेटलर्जी चैप्टर फॉर योर CUET 2022। अब बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम मेटलर्जी जैसा तो कोई चैप्टर ही नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका जो जनरल प्रिंसिपल्स है एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उस चैप्टर को ही हम शॉर्ट में मेटलर्जी बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को हम शॉर्ट में मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में मेटलर्जी आ जाए तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मेंशन भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। अब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो आप ये समझ लो कि इस चैप्टर को हम शॉर्ट में क्या डिनोट करने वाले हैं, मेटलर्जी के नाम से हम इस चैप्टर को समझेंगे। और देखो जो बच्चे अदर देन CBSE बोर्ड से हैं उन्होंने शायद ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, बट फॉर CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने टर्म 1 में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और टर्म 2 में भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपके CBSE के करिकुलम से ये चैप्टर डिडक्टेड था फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट आपके CUET के सिलेबस में है, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। तो हम बहुत बेसिक से ये चैप्टर समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है CUET का वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए हमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं। जहाँ भी कोई स्पेसिफिक नेम्स आते हैं, चाहे वो आपके ओर्स के हों या कोई अदर चीज़ के हों, तो आपको वो नेम्स दैन से पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर हमने पहले इसलिए उठाया है क्योंकि ये एकदम अनटच्ड टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप सब जानते हो एलिमेंट्स, हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। आइदर वो एलिमेंट मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा या फिर मेटलॉइड होगा। सबने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी हुई होगी। देखो पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। उसके अलावा भी कुछ होता है क्या? उसके अलावा जो न्यू एलिमेंट्स फाउंड है अभी तक उनका स्टेटस डिपिक्टेड नहीं है, तो हम उन पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टली देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स आइदर आपके नॉन मेटल्स होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं या फिर मेटलॉइड्स होते हैं। और इस चैप्टर पे हमारा सारा फोकस किस पे होने वाला है, मेटल्स पे होने वाला है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूँ तो आपका 80% या 75 to 80% आपके मेटल्स ही हैं। देखो चाहे ग्रुप 1 की बात करो S ब्लॉक की, चाहे आप बात करो D एंड F ब्लॉक की, और यहाँ पर अगर हम P ब्लॉक की बात करेंगे तो एक आधा मेटल हमें हर ग्रुप में मिल जाता है, ठीक है। तो S ब्लॉक में तो आपके दोनों ही ग्रुप अल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर D एंड F ब्लॉक में आपको ट्रांजिशन मेटल्स मिलते हैं एंड F ब्लॉक में आपको इनर ट्रांजिशन मेटल्स मिलते हैं। तो देखो S ब्लॉक की बात करो, D की, F की, तो यहाँ तो मेटल्स मिल ही रहे हैं। साथ ही हमें P ब्लॉक में भी क्या देखने को मिलते हैं, कुछ मेटल्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इन शॉर्ट बात ये हो गई कि जो हमारे मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल का 80% पार्ट कवर कर रहे हैं। तो अब देखो ये जो मेटल्स इतने सारे फाउंड हुए हैं वो फाउंड तो हो गए, लेकिन अब क्या हम उन्हें जैसे नेचर में फाउंड होते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं? अब जैसे मैंने कोई रॉक लिया, ठीक है, कोई रॉक लिया और मैंने बोला इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है क्योंकि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या वो रॉक को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज एन आयरन? नहीं कर सकते ना। हमें पहले उस रॉक से क्या करना पड़ेगा, आपके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वेरियस मेथड्स के थ्रू। फिर वो जो भी मेटल आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसका फर्दर आपको प्योरिफिकेशन भी करना होगा, तब आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिलता है, देन ओनली वी कैन यूज़ दैट मेटल, ठीक है। तो यहाँ देखो अब जो मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में 2 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। 2 स्टेट मतलब आइदर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्री स्टेट में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत फ्यू मेटल्स हैं, जैसे आपके नोबल गैसेस हो गई,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कार्बन आपका हो गया जो आपके फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका सल्फर हो गया, आपका प्लैटिनम हो गया। दीज मेटल्स आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, वो अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेस्ट अदर मेटल्स की, चाहे आयरन हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे आपका जिंक हो, ये सारे के सारे मेटल्स अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कंबाइंड स्टेट में जो आपके प्रेजेंट होते हैं मेटल, जैसे जिंक सल्फाइड, दिस इज योर जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक यहाँ पे क्या है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है विद सल्फर। यहाँ पे एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे सोडियम क्या है, अपने क्लोराइड फॉर्म में, रॉक सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो Na भी क्या है, एक मेटल है और वो अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। वेदर जब हम बात कर रहे हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कार्बन, सल्फर की, तो यहाँ पर ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। अब आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड गोल्ड, ठीक है। तो आपका फ्री स्टेट का अगर क्वेश्चन है, फ्री स्टेट में कौन सा मेटल प्रेजेंट हो सकता है, देन योर राइट आंसर विल बी गोल्ड, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनेंगे भी और याद भी रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि हमने बात की कि अगर मेरे पास कोई रॉक है और उस रॉक में अगर कोई भी मेटल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आयरन प्रेजेंट है, तो उस आयरन को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। फर्स्ट आई विल extract that metal from that particular rock and then I will purify and then only I can use that metal। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं। तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। ये जो टर्म है मेटलर्जी के बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं आते तो आप मेटलर्जी में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब देखो जो आपके मेटल के कंपाउंड्स हैं जो अकर होते हैं नेचर में अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, मैंने क्या बोला, रॉक है, उस रॉक में कोई भी मेटल प्रेजेंट है तो हमें उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्यों एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि बच्चा उस रॉक में आपकी बहुत सारी अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी अदर देन योर कंपाउंड ऑफ मेटल। जो भी मेटल का कंपाउंड है उसमें कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसके अलावा उसमें सॉइल भी प्रेजेंट हो सकता है, उसमें सैंड भी प्रेजेंट हो सकती है, उसमें अदर मेटल्स भी हो सकते हैं, अदर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो हमें वो सारे के सारे एक कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने एक रॉक ले लिया जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, मान लो आपका सिलिका है उसमें, और आपकी सैंड है, सॉइल है, और आपका स्पेसिफाइड कंपाउंड जो आपको मेटल का चाहिए वो भी उसमें प्रेजेंट है। तो अब आप उसको क्या बोलोगे, वो एक मिनरल है। क्या है, वो एक मिनरल है जिसमें आपका डिज़ायर्ड मेटल का कंपाउंड प्रेजेंट है, जिससे कि आप अपना डिज़ायर्ड मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स which occur in nature along with rocky and other impurities। तो भाई जहाँ से आपको मेटल मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। अब नेक्स्ट आता है ओर। क्या आता है, ओर। अब देखो बात ये आती है, मान लो मेरे पास दो रॉक्स है, इस तरीके से मेरे पास दो रॉक्स हैं। ये रॉक है, मान लो इसमें भी आयरन के कंपाउंड्स हैं और इसमें भी आयरन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला जिस भी रॉक में आपको मेटल या मेटल के कंपाउंड मिल रहे हैं, अब आप उसको क्या बोल देते हो, आप उसको मिनरल बोल देते हो, ठीक है। यहाँ पर इस रॉक में क्या होगा, या अर्थ क्रस्ट के वो उस पार्ट में जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, आपका मेटल का कंपाउंड भी है, उसको आप मिनरल बोल रहे हो। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे जो आयरन का कंपाउंड है, अराउंड यहाँ पे 70% आयरन हमें मिल सकता है, ठीक है, और मैंने बोला इस मिनरल से हमें अराउंड 50% आयरन मिल सकता है। तो अब देखो है तो दोनों ही मिनरल,
है तो दोनों ही मिनरल, दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आयरन का प्रेजेंस दिख रहा है 70% और इस मिनरल में दिख रहा है 50%। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो बच्चों, हम इस मिनरल को क्या नाम देते हैं जिसमें 70%, उसको हम नाम देते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों आप खुद सोचो, जैसे हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल्स का, एंड मेटल्स कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल होते हैं। तो अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है, एक्सपेंसिव है, तो वो हमें जिस रॉक में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, हम उस रॉक से ही तो एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का। अब जिस रॉक में मेटल का क्वांटिटी कम है या मेटल कंपाउंड्स कम हैं, तो हम उस रॉक में एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे मेटल का, क्योंकि हम हमारा पैसा उस जगह लगाते हैं जहाँ कम पैसे में हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है। बिज़नेस वही अच्छा होता है जहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हम ऐसे रॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे पैसा एक्सट्रैक्शन में उतना ही लग रहा है बट मेटल का जो आउटपुट है वो कम है। तो ऐसे मिनरल्स जो कि क्या होते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल या कमर्शियली अच्छा क्या देते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट देते हैं हमको, हम उनको ओर्स बोलते हैं। बाकी हम अदर्स को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल एक टाइप का क्या है, और क्या है, एक टाइप का मिनरल ही है, बट और हम उसको बोल देते हैं जहाँ से हम कमर्शियली प्रॉफिटेबली अच्छे अमाउंट में आपका मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखो और की, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली इज नोन एज ओर। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, एक कंडीशन ये हो सकती थी कि यहाँ 70% आयरन कंपाउंड था या 50% आयरन कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था और यहाँ बहुत कम पैसों में ये 50% आयरन कंपाउंड हमें मिल रहा था। फिर हम और इसको ना बोलकर इसको बोलते। तो जो भी कमर्शियली हमारे लिए अच्छा होगा, जहाँ कम पैसे में ज़्यादा कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम मेटल का, उस मिनरल को ही हम ओर बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, एक टाइप का मिनरल ही है। तो देखो यहाँ जो लाइन स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गैंग। अब देखो, जैसे अब आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको ये आपके पास पर्टिकुलर रॉक है और उस रॉक में आपके मेटल कंपाउंड है जहाँ से आपको मेटल मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता होता है कि रॉक में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चाहे सैंड की हो, चाहे सॉइल की हो, चाहे सिलिका की हो या कोई अदर मेटल कंपाउंड की हो। तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ को अदर देन मेटल कंपाउंड जो प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। गैंग हम किसको बोल रहे हैं, और में मेटल कंपाउंड के अलावा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गैंग बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है और याद रखने वाली भी है। यहाँ पे मैंने लिया है आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, मेटल है हमारा, और आयरन मेटल के लिए ये सब क्या है, ओर्स हैं। चाहे हेमेटाइट की बात करो, मैग्नेटाइट की बात करो, लिमोनाइट की बात करो, आयरन पाइराइट की बात करो, सिडराइट की बात करो, ये सब के सब क्या है, ओर्स हैं। किसके ओर्स हैं, ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन। अब आप देखो, आप हेमेटाइट ओर से, आप हेमेटाइट ओर दैट इज Fe2O3, अब आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। सिडराइट से आप आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आयरन पाइराइट से आप आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, लिमोनाइट से आप आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, मैग्नेटाइट से कर सकते हो। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है, हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, इट इज़ एन ऑक्साइड फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। मैग्नेटाइट भी क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ भी लिमोनाइट क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आयरन पाइराइट क्या है, सल्फाइड का फॉर्म है, ठीक है, आयरन सल्फाइड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बोनेट का फॉर्म है, सिडराइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे दीज ऑल आर ओर्स ऑफ आयरन फ्रॉम विच आयरन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। क्लियर है ये चीज़? अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये तो मैंने आयरन का एग्जाम्पल लिया, सपोज आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एल्यूमिनियम मेटल का ओर बताइए, तो इसका ओर का नेम है दैट इज बॉक्साइट एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। अब हाँ, एल्यूमिनियम से मुझे एक और चीज़ याद आई जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि बच्चों एल्यूमिनियम जो है आपका, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है। क्या है? मोस्ट अबंडेंट मेटल। आपने देखा होगा आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, हैवी यूटेंसिल्स आप देखते हैं, आपका चाहे प्रेशर कुकर हो या फिर आपके जो घर में कढ़ाई मम्मी यूज़ करती है खाना बनाने के लिए, चाहे आपके फ़ैन्स हों, आपने देखा होगा कॉपर वायरिंग के फ़ैन्स बहुत महंगे आते हैं, जबकि आपके एल्यूमिनियम वायरिंग के फ़ैन्स सस्ते आते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अबेंडेंट मेटल है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, उसका एक्सट्रैक्शन अच्छा है, अमाउंट बहुत अच्छा है एक्सट्रैक्शन का, तो वो क्या है? चीप है। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम एज एन एलिमेंट की, तो एल्यूमिनियम एज एन एलिमेंट थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। एंड मेटल कैसा है? मोस्ट अबंडेंट मेटल है। कैसा है? मोस्ट अबंडेंट मेटल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो ऑप्शंस कुछ भी गिवन हो, आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अराउंड 8.3% के अराउंड एल्यूमिनियम का अबंडेंस पाया जाता है। ठीक है, और इसके ओर का नाम क्या है? दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, अगर हम बात करें जिंक की, ठीक है, जिंक मेटल के लिए और बताइए, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS। ये क्या है? ओर ऑफ जिंक। ठीक है, यहाँ से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कॉपर के लिए, कॉपर का ओर बताइए, तो क्या होगा? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। एक और इसका ओर है जो बहुत फेमस है, दैट इज क्यूपराइट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, गो फॉर योर NCERT पार्ट 1 जो है आपका 6 चैप्टर उठाना जनरल प्रिंसिपल्स का, और वहाँ पर 3rd या 4th पेज पर ही आप जाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पे आपको मेटल्स के नेम गिवन है, उनके साथ साथ उनके ओर्स के नेम भी गिवन है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्योंकि ये जो नेम है ना, जैसे बॉक्साइट बोल दिया, बॉक्साइट किसका ओर है? अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सोडियम, तो फिर आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ को। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे ओर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं फॉर योर पर्टिकुलर मेटल्स। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें आपका चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर में हमें पढ़ना है मेटलर्जी। क्या पढ़ना है? मेटलर्जी। अब देखो मेटलर्जी क्या होता है, हमें किसी ओर से क्या करना है? मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करके हमें प्योरीफाई करना है, और जो हमें मेटल मिलता है लास्ट में, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी। तो यहाँ पे क्या है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसकी ओर से और उसे प्योरीफाई करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखो एक्सट्रैक्शन ऐसा तो थोड़ी आपने मिनरल में हाथ डाला या ओर में हाथ डाला और आपका डिज़ायर्ड मेटल निकाल लिया, ऐसा तो होता नहीं है। हमें सर्टेन प्रोसेस फॉलो करना होगा, एक सर्टेन क्राइटेरिया है, एक सर्टेन स्टेप्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिससे कि हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो हमें ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर प्योरीफाई करके मेटल को आइसोलेट करना है। ठीक है, यही हमारा मेन मोटिव है। तो देखो एक्सट्रैक्शन के लिए और प्योरीफिकेशन तक जाने के लिए एक मेटलर्जी एक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो क्या स्टेप प्रोसेसेस होती हैं? तो सबसे पहले हमें अगर किसी मिनरल से क्या चाहिए या किसी ओर से मेटल चाहिए, तो हमें सबसे पहले ओर का क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आपने ओर लिया तो आप उसको क्या करोगे? वॉश कर दोगे, या फिर उसमें जो भी मिट्टी, डस्ट या एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स उसमें लगे हुए हैं आप उसको क्लीन कर दोगे। तो वो एक प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो ये मत लिख के आ जाना एग्जाम में, वैसे थ्योरेटिकल तो एग्ज़ाम है ही नहीं, वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है उसमें भी डिफरेंट प्रोसेस हैं।
ठीक है। जैसे अगर आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हो, आप लीचिंग कर सकते हो, आप फ्लोटेशन प्रोसेस कर सकते हो। मतलब ओर से आपको क्या करना है, जो इम्प्योर पार्टिकल्स उसमें अटैच्ड हैं, चाहे सैंड हो, सॉइल हो, आप उनको क्या करोगे, इनिशियली रिमूव करोगे। जैसे होता ना, हम जैसे कोई पत्थर हमें अच्छा लगा तो हम उसे ज़मीन से उठाते हैं, तो हम उसकी पहले धूल साफ़ कर लेते हैं, उसे धो लेते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें आइसोलेशन करना है मेटल का उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। ठीक है। और जो भी हमने मेटल को आइसोलेट किया है, हम उसको फर्दर क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और लास्टली हमें मेटल मिल जाता है। तो बच्चों, आज हमने एक इंट्रोडक्टरी आइडिया देखा कि मेटलर्जी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देन आइसोलेशन ऑफ मेटल, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये हमें मेटलर्जी में पढ़ना है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आइसोलेशन के भी और प्यूरिफिकेशन के भी। तो ये सारे प्रोसेस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में बस हमने इतना ही देखा कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और ये चैप्टर कैसे प्रोसीड करेगा। देखो, ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बड़ा वीडियो, लेंदी वीडियो देखने से बेटर है आप छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को सीखें और समझें। अगर हम डायरेक्टली इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते तो आपके लिए क्या होता, ये सारी चीज़ें हवा में जाती, आपके सर के ऊपर से निकलती, क्योंकि स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट ने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो हमें बस यही देखना है कि पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।